हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं एसके सैनी। आज हम लेकर के आए हैं बैंक के द्वारा धनराशि कोष का निवेश, यानी बैंक अपने फंड का, अपने पैसे का, अपने राशि का, अपने कोष का कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, यानी निवेश करता है, उसी को हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक द्वारा जो धनराशि का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, और लाभदायक निवेश और दूसरा है लाभदायक निवेश यानी जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे जगह पैसे को निवेश करना जहां पे लाभ प्राप्त होता है उसको हम लाभदायक निवेश कहते हैं, और ऐसे जगह जहां पे पैसे निवेश करना जहां पे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है उसी को हम अलाभदायक या लाभ रहित निवेश कहते हैं। इसी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहले हम लोग देखते हैं अलाभदायक निवेश क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करें। अलाभदायक निवेश यानी बैंक जो होता है कुछ ऐसा भी निवेश करता है जिसको हम अलाभदायक, यानी अलाभदायक निवेश वे निवेश होता है जहां पे बैंक पैसे इन्वेस्टमेंट तो करता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता है, उसी को हम अलाभदायक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसा बैंक को अपने व्यवसाय को यानी प्रबंधन संचालन कुशलता में वृद्धि के लिए, यानी बैंक को अपने व्यवसाय के लिए उसके प्रबंध है, हम कह सकते हैं संचालन, हम कह सकते हैं भूमि, कह सकते हैं भवन, हम कह सकते हैं कार्यालय, हम कह सकते हैं पंखा और मजबूत अलमारी, तो ये सब क्या है, और स्टेशनरी और हम कह सकते हैं विद्युत, इस समय एसी भी महत्वपूर्ण हो गया है, और अनेक प्रकार के जो स्टेशनरी के अंतर्गत आने वाले जो विड्रॉल फॉर्म जमा निकासी जमा करने वाले बहुत सारे ऐसे प्रपत्र होते हैं जो बैंक के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको हम डेड स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेड स्टॉक यानी मृत स्कंध। ये समझिए कि एक जगह डेड पड़ा हुआ होता है, इससे हमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं अलाभदायक निवेश। यानी हम कह सकते हैं बैंक को अपने व्यवसाय के प्रबंध संचालन तथा कुशलता में वृद्धि के लिए भूमि, भवन, कार्यालय, फर्नीचर, अलमारी, पंखा और स्टेशनरी, एसी आदि पे अधिक धनराशियां व्यय करनी पड़ती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं अलाभदायक निवेश। हमारी बात समझ में आ गया होगा कि लाभदायक निवेश क्या है और लाभदायक निवेश क्या है। तो हमने देखा इसके अंतर्गत अलाभदायक के अंतर्गत मतलब मृत स्कंध डेड स्टॉक को हमने देखा, ये सब प्रबंध संचार भूमि, भवन, पूंजी, कार्यालय, पंखा, अलमारी, स्टेशनरी, एसी और अन्य जो सामग्रियां हैं इस तरह के प्रयोग में लाई जाती है वो सभी डेड स्टॉक है, ये अलाभदायक निवेश है। ऐसे में इसे किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट लेस इन्वेस्टमेंट। इसको मिटा के अब मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूं नकद कोष क्या है। नकद कोष क्या है? कैश रिजर्व इसको बोलते हैं, नकद कोष को कैश रिजर्व बोलते हैं। क्या बताना है? कैश रिजर्व दो तरीके का होता है, कैश रिजर्व भी दो तरीके का होता है। एक बैंक ग्राहकों के भुगतान के लिए अपने पास जो कैश रखती है उसी को हम बोलते हैं नकद कोष, और दूसरा जो होता है केंद्रीय बैंक और सरकार के जो वैधानिक नियम एक बनाए गए हैं, यानी केंद्रीय बैंक का एक रूल है कि अपनी कुल आय का 3 से 15% के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको
वो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना होगा। उसी को हम बोलते हैं नकद कोष। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, और इसमें क्या होता है कि जनता अपने पैसे जमा करते हैं और प्रतिदिन अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ऐसे भी जनता होते हैं जो पैसे को लेने आते हैं। तो इस नकद कोष कैश रिजर्व यानी बैंक्स अपनी आय का, मान लीजिए आय का कुछ प्रतिशत अपने पास रिजर्व फंड यानी कैश रिजर्व के रूप में रखता है, मतलब नकद कोष रखता है, मतलब पैसा रखता है। किसके लिए? जनता अगर आती है प्राप्त करने के लिए तो उनको दिया जाए। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पैसे जमा कुछ करते हैं, कुछ लोग पैसे निकालने वाले होते हैं। तो ये पैसे निकालने के लिए आते हैं, अगर इनको पैसा समय से नहीं दिया गया तो जनता का बैंक के प्रति झुकाव कम होगा और इससे वो कटने लगेंगे, जिससे बैंक्स को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बैंक्स जनता के भुगतान के लिए अपने पास कैश रखती है। वो जो कैश पड़ा रहता है उसका, जैसे मान लीजिए आ गई जनता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कैश पड़ा रहता है जिसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जनता ले जाए या जनता न ले जाए, लेकिन बैंक अपने पास कैश रखता है जनता के भुगतान के लिए। इसलिए उस पैसे से भी बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं प्राप्त होता। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास 1,000, 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए हो और उसको बंद करके अलमारी तिजोरी में रख देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर उसी पैसे को कहीं अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बैंक्स में जमा कर देते हैं, तो बैंक से आप जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से कुछ इंटरेस्ट आपको रिटर्न होता है, जो आपको लाभ होता है। तो इस तरह से बैंक के पास जो कैश होता है ग्राहकों के भुगतान के लिए और नहीं ले जाता है, तो ये इसको भी हम मृत स्कंध डेड स्टॉक में उसकी गणना करते हैं, यानी जो उसका कोई मतलब नहीं है इस कैश रिजर्व का। दूसरा क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक आरबीआई का नाम सुने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक के बनाए गए रूल रेगुलेशन के अनुसार समस्त कमर्शियल बैंक्स वो काम करता है। तो उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कैश रिजर्व रेशियो का जो एक फार्मूला बनाया कि 3 से 15% के बीच वो कुछ भी रख सकता है। 3% न्यूनतम है और 15% अधिकतम है। यानी इनके पास अगर 10 लाख रुपया है टोटल, यानी टोटल कैश इनके पास 10 लाख रुपया है, अगर जैसे वर्तमान में CRR 4% है, तो ये 10 लाख का यहाँ पे 40,000 रुपया, यानी 40,000 रुपया आरबीआई के पास रखना होगा। यानी 10 लाख में 9,60,000 का ये अपना कारोबार करेंगे, अब बाकी 40,000, यानी अगर यही रेशियो 15% का कर देती है तो 15 धामन 1,50,000 रुपया आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से बैंक के कैश के ऊपर निर्भर करता है कि अगर कैश अधिक होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास CRR के रूप में अधिक रखना पड़ेगा, अगर कम होता है तो कम। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक रीजन है जो क्रेडिट कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे, बाद में आएगा। क्रेडिट मतलब साख नियंत्रण, यानी बाजार में अगर पैसे ज्यादा हो जाएं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को बढ़ा देती है। इस प्रकार यहाँ पे जो अतिरिक्त पैसा है वो आरबीआई के पास चली जाती है और बाजार में पैसे कम हो जाते हैं। जब बाजार में पैसे कम हो जाते हैं तो महंगाई भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि नकद कोष क्या है, कैश रिजर्व, यानी बैंक अपने पास भी रखती है और कुछ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है, और इसी आधार पे जब इनको कर्ज की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई इसी आधार पर उनको कर्ज देता है, इनको आर्थिक संरक्षण देता है। इसी हम कहें ये भी कह सकते हैं कि जितने आरबीआई अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उन सभी को यह पालन करना अनिवार्य होता है। 3 से 15% का शेड्यूल बैंक सभी पालन करेंगे और आरबीआई के पास जमा करेंगे। तो हमने देखा ऑल लाभदायक इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत मृत या अस्थायी स्कंध के अंतर्गत जिसके प्रबंध का संचालन और कुशलता में वृद्धि के लिए भूमि भवन कार्यालय, फर्नीचर, अलमारी
पंखे, एसी और अन्य जो सामग्रियों की जरूरत पड़ती है वो डेड स्टॉक के अंतर्गत आता है। नकद कोष यानी जो उसके पास पैसे कस्टमर के भुगतान के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रखती है वो भी आपके लिए समझिए कि और लाभदायक, उससे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये, क्योंकि मैं बताऊं कि इसी को कहते हैं बैंक की प्रथम पंक्ति, यानी जो नकद कोष कैश रिजर्व सुरक्षा बैंक की प्रथम पंक्ति के अंतर्गत आता है। जान लीजिए, कभी कभी पूछता है प्रथम पंक्ति के अंतर्गत क्या आता है, तो हम बताएंगे कैश रिजर्व की सुरक्षा बैंक की प्रथम पंक्ति की अंतर्गत आता है, फर्स्ट लाइन के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा ये मृतस्कंद और नकद कोष जो है और लाभदायक इन्वेस्टमेंट है बैंक को, इससे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता। हम यहाँ पे देखते हैं नकद कोष को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी नकद कोष को कौन निर्धारित करता है उसको हम देखते हैं। पहला इसमें देखें वैधानिक आवश्यकताएं। वैधानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत हमने बताया आपको, जैसे क्या होता है कि हर एक देश में एक नियम है कि वो सरकार के पास या वहां की केंद्रीय बैंक के पास कुछ पैसे आपको रखने पड़ते हैं ताकि वो आपकी आर्थिक सहायता कर सके। आरबीआई हमारे पास, हमारा केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और ये है आपके, इससे जितने भी शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है, जो द्वितीय श्रेणी में शामिल बैंक है, उनको सभी इनको वैधानिक जो नियम है वो पालन करना पड़ता है। अभी जस्ट मैंने पढ़ा वही चीजें हैं, यानी अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कम करने के लिए ये क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर 4% है, यहाँ पे 10 लाख रुपया है, तो मान लीजिए यहाँ पे 40,000 जाता है। अगर ये 15% कर देता है तो वहां पे 1.5 1.5 लाख रुपया जाएगा। इसी को हम वैधानिक आवश्यकता कहते हैं, यानी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी आवश्यकता अनुसार CRR को घटाता बढ़ाता है। और इस वैधानिक रूल रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइंस के अनुसार सभी कमर्शियल बैंकों को वो नियम फॉलो करना अनिवार्य होता है। अन्यथा की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको आर्थिक संरक्षण देना बंद कर देगा और उनके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है। तो और दूसरा देखते हैं ग्राहकों की आदत। हम देखते हैं ग्राहकों की आदत, यानी जो कस्टमर है उसका आदत कैसा है। ये नकद कोष को प्रभावित करने वाले कारक मैं बता रहा हूं कैसे। अब क्या है, यदि ग्राहक, ये जो ग्राहकों की आदत, अगर ग्राहकों की आदत जैसे हम देख सकते हैं, अगर ये ग्राहक अधिकतर जो साख पत्र क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसके अंतर्गत आता है चेक, हम कह सकते हैं ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग और भी विनिमय विपत्र या हुंडी आदि इस तरह साख पत्र के द्वारा अगर वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करता है या जो भुगतान करता है, जिससे कैश बैंक को रखने की जरूरत कम पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये कस्टमर है और यहाँ पे एक बैंक है, यहाँ पे एक कस्टमर है, अगर इनको भुगतान करना, ये भी SBI, इनका भी SBI में खाता हो, इनका भी SBI में खाता, इन्होंने इनको चेक दिया SBI में रखे, तो क्या क्या खाता डिजिटल ट्रांसफर हो गया, कैश की कोई जरूरत नहीं पड़ी। या हम किसी भी बैंक में भुगतान करते हैं चेक के माध्यम से तो कैश, यानी हमें पास नकद रखने की जरूरत कम पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा नकद कोष को निर्धारित करने वाली देश के अंतर्गत ग्राहक कैसे हैं। अगर वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो बाजार में कैश मनी की भी जरूरत कम पड़ेगी और बैंक कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कारोबार व्यवसाय कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको कम रखने पड़ेगी, क्योंकि और लाभदायक इन्वेस्टमेंट होता है, और लाभदायक नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसको कैश के रूप में रखना अनिवार्य RBI का गाइडलाइंस है। लेकिन जितना ही ज्यादा हम चेक का प्रयोग, साख पत्रों का प्रयोग करेंगे, बैंक्स को उतनी धनराशि अपने पास रखने की जरूरत नहीं होगी, कम से कम धनराशि में भी काम चला सकती है। और जो कैश का है, कैश को और अन्य जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देगी जहां से उसको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा हो। ग्राहकों की प्रकृति, ग्राहकों की प्रकृति की बात ये करते हैं कि वहां के जो यदि अधिक, जैसे वहां के जो ग्राहकों, जो ग्राहक है वो वेतन भोगी है, वेतन भोगी है,
यानी अगर इस बैंक्स में ग्राहक की संख्या ज्यादा, वेतनभोगी है, कर्मचारी है और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, जो हम कह सकते हैं सेविंग अकाउंट को, मतलब एसबी अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा हो, तो वहां पे अगर वेतनभोगी, क्योंकि इसको कैश की जरूरत कम पड़ती है, इसको कैश की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि महीने में एक बार इसके बाद सैलरी आती है, बैंक में जाता और एक बार जाता हो, जो भी अपनी आवश्यकता की जरूरत है निकाल लेता है, अन्यथा उसी में पड़ा रहता है। लेकिन अगर इसमें चालू खाता के अंतर्गत व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी, सटोरिया, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, तो उनको कैश में जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि आप देख सकते हैं चालू खाता का मैंने आपको बताया था, करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिस दिन में जितनी बार उसमें चाहे पैसे जमा कर सकते, निकाल सकते हैं। उसके लिए बैंक को खुद सरचार्ज देना पड़ता है, बैंक उसे खुद कमीशन वसूल करती है। तो चालू खाता व्यापारी, उद्योगपति, संस्थान आदि का होता है, जो बड़े मोटे रकम में पैसे जमा होते हैं, मोटे रकम में पैसे निकलते हैं। तो जहां पे इन लोगों की संख्या बैंक में ज्यादा होगी, वहां पे कैश की जरूरत ज्यादा होगी। अगर इन लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पे कैश की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि सटोरियों को डेली पैसे की जरूरत पड़ती है, व्यापारियों को डेली पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जमा करता और निकालता रहता है। इस तरह से हमने देखा कि ग्राहकों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अब हम देख सकते हैं कि जमाओं की प्रकृति कैसी है, इसको भी हम देख सकते हैं। यानी बैंक्स में अगर जमाओं की प्रकृति, यानी बैंक की अगर एफडी आरडी अधिक है, अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और आरडी अधिक है, तो कैश कम रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जान सकते हैं कि एफडी कम से कम 5 वर्ष के लिए लोग, न्यूनतम जो अवधि तो मैंने बताया है, लेकिन अगर कोई 5 साल के लिए फिक्स किया, कोई 10 साल का अधिकतम फिक्स किया, तो ये आरडी मान 10 साल तो चलाता जा रहा है, उसको बीच में पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी संख्या अधिक है तो कैश की संख्या कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर इससे अधिक सेविंग अकाउंट है, अगर इससे अधिक सेविंग अकाउंट है, हम ऐसे कह सकते हैं, यानी एफडी और आरडी से अगर अधिक सेविंग अकाउंट, हम कह सकते हैं करंट अकाउंट है, तो कैश बैंक को ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर इस कम है तो कैश जरूरत कम रखनी पड़ेगी। इस तरह से हम देखें कि जमाओं की प्रकृति, एफडी आरडी अधिक है तो सेविंग के पास कैश कम रखना पड़ेगा, लेकिन सेविंग और करेंट अकाउंट ज्यादा है तो इनको कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, नगद ज्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जमाओं के औसत से तात्पर्य है कि उस जो संस्था में जमा करने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे, किस तरह के जमाओं का औसत है, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए उनके पास जमा है कि शॉर्ट पीरियड के लिए जमा है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे जमाओं का औसत अगर लॉन्ग पीरियड के लिए है तो कैश कम चाहिए, और शॉर्ट पीरियड के लिए है तो कैश ज्यादा चाहिए। इस तरह से जमाओं की प्रकृति, यानी करंट अकाउंट ज्यादा है तो भी कैश ज्यादा चाहिए, अगर जो डिपॉजिट लॉन्ग पीरियड के लिए है तो कैश कम चाहिए, शॉर्ट पीरियड के लिए है तो कैश ज्यादा चाहिए। अब हम देख सकते हैं निवेशों का स्वभाव, इन्वेस्टमेंट करने का स्वभाव। जो बैंक्स क्या होता है कि जो बैंक्स ऐसे जगह निवेश करता है, किस तरह, जैसे क्या होता है कि हम एरिया भी होता है, निवेश का स्वभाव एरिया के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इन्वेस्टमेंट इनका दूसरे तरीके रहेगा, जहां पे रूरल एरिया है वहां पे इन्वेस्टमेंट इनका उस तरह से रहेगा। तो जहां पे मतलब शहरी है, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे इनको कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन रूरल एरिया में इनको कैश कम हो तो भी काम चल जाएगा। तीसरा से समाशोधन गृहों का विकास, अगर क्लीनिंग हाउस इसको बोलते हैं, समाशोधन गृहों का विकास, जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या है, कैश कम रखने पड़ते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि ये दो बैंकों के बीच चेकों के समाधान करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पीएनबी की बात करें, एसबीआई की बात करें, अगर ये 10,000 एसबीआई का भुगतान करता है, अगर 15,000 ये करता है,
तो जो यहाँ पे एक समाशोधन गृह का एक संस्थान है जो 5,000 का डिफरेंस इनको भुगतान कर देगा। ये इनसे दोनों से पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे कम कर देगा। तो 10-10 हजार का माइनस बैलेंस हो गया और 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा जिनके ऊपर निकलता है वो 5,000 उसका भुगतान करेगा। इसीलिए इनको आप देखिए 15, 10, 25,000 की जरूरत पड़ती, लेकिन 5,000 में काम चल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरिंग हाउस समाशोधन गृह का काम करने वाली संस्था है जो समाधान करके जिसके अकाउंट में जितनी धनराशि जानी है वो वहां से ट्रांसफर कर देता है, जिससे कैश की बचत होती है। इसी को कहते हैं नगद कोष को निर्धारित करने वाले तत्व। अब हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे लाभदायक इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक दो प्रकार से अपने पैसे को निवेश करती है, एक लाभ के दृष्टिकोण से, एक बिना लाभ के दृष्टिकोण से, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट लेस इन्वेस्टमेंट, एक होता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी लाभदायक और अलाभदायक, लाभ रहित जिसको हम बोलते हैं। तो हमने देखा कि प्रॉफिट लेस इन्वेस्टमेंट यानी अलाभदायक निवेश के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे लाभदायक इन्वेस्टमेंट क्या है। और इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा उनका सहयोग करें। धन्यवाद।